गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और जैसा कि हमने कल लास्ट टॉपिक किया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आगे आने वाला टॉपिक हम करेंगे कार्नोट चक्कर। यूनिट अपनी चल रही है थर्मोडायनेमिक सेकंड, उष्मागतिकी द्वितीय यूनिट अपनी चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो उस यूनिट को अपने आगे बढ़ाते हैं और उस यूनिट का एक नया टॉपिक आज तैयार करते हैं। वो टॉपिक है अपना कार्नोट चक्कर, कार्नोट साइकिल। जैसा कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है कार्नोट चक्कर, यानी कि कोई तो चक्कर से रिलेटेड कुछ सिस्टम होगा। और चक्कर को आपको पता ही है, साइकिल यानी कोई तो चक्रीय काम, चक्रीय प्रक्रम कुछ तो होना चाहिए जिसमें कि घूम के वहीं पे बात वापस आ जाएगी। चक्कर ऐसा ही तो होता है। चक्कर क्या होता है, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, यही तो चक्कर है। यानी कि कोई काम यहां से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो रहा है, यानी एक चक्कर पूरा हो रहा है, एक साइकिल पूरा हो रहा है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो एक चक्कर लगाने के बाद वो वापस उसी जगह पे आ जाती है जहां से उसने क्या किया था, शुरुआत की थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे कार्नोट चक्कर में होता है। ऐसा ही एक उष्मागतिकीय चक्कर, उष्मागतिकीय प्रोसेस, उष्मागतिकीय प्रक्रम होता है जिसको हम कार्नोट चक्कर कहते हैं। अब आप बोल दोगे कि सर तो फिर चक्कर है तो उसको कार्नोट चक्कर ही क्यों कहा? भाई लॉजिकल बात है कि सर एक चक्कर है तो उसको कार्नोट चक्कर ही क्यों कहा गया, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि कार्नो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर खोज करके बहुत ही बढ़िया युक्ति बना दी थी, जो युक्ति का आज के टाइम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। तो आइए देखते हैं आज अपना टॉपिक क्या है और क्या इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्नो चक्कर की बेसिकली मैं अगर परिभाषा बोलूं या एक परिभाषा ही छोड़ो, आप ऐसा बोलूं कि है क्या, इसको अगर एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूं आपको, तो एक ऐसा चक्कर जिसमें कोई तंत्र, एक ऐसा चक्कर जिसमें कोई तंत्र कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए, अब बात यहां पे ये नोट करने वाली है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। अरे वे प्रक्रम जो एक दिशा में संपन्न होते हैं लेकिन वापस विपरीत उसी दिशा में भी संपन्न हो सकते हैं जिस दिशा से वो शुरू हुए थे। उत्क्रमणीय प्रोसेस के बारे में जानते हो आप, ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, आगे की तरफ भी होगा और वापस विपरीत उसी दिशा में भी होगा जहां से वो शुरू हुआ था। तो कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए अपनी मूल अवस्था में आ जाए। यानी कहने का मतलब है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कि मैंने आपको बर्फ दी। हाँ ठीक है सर, आपने बर्फ दी, बर्फ को आपने गर्म किया, सर पानी बन गया। पानी को आपने वापस ठंडा किया, बर्फ बन गई। अरे बर्फ से चले थे, बर्फ पे ही आ गए। चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है कि नहीं? अरे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन सकती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम ही तो है। हाँ सर बिल्कुल है। तो इस प्रकार का कोई प्रक्रम होगा और ऐसा तंत्र जिसमें ऐसा कोई चक्कर हो कि कुछ उत्क्रमणीय प्रोसेस हो जाए, कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाए और वापस मूल अवस्था में वो तंत्र आ जाए, इस प्रकार के चक्कर को हम कार्नोट चक्कर कहते हैं। अब रही बात कि सर कार्नोट चक्कर ही क्यों कहते हैं? अरे तो कार्नोट चक्कर इसलिए कहते हैं, एक साइंटिस्ट आए थे सादी कार्नो, सादी कार्नो नाम के एक साइंटिस्ट हुए और उन साइंटिस्ट ने 1824 में इस प्रकार के चक्कर का प्रयोग करते हुए एक युक्ति बना दी और उस युक्ति को उष्मा इंजन कहते हैं। अरे इंजन बना दिया, एक डिवाइस बना दी। कौन सी डिवाइस? जो क्या करती है, जो क्या करती है कि उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके और उष्मा ऊर्जा को क्या कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है भैया। अरे उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अरे इंजन क्या काम करता है, ईंधन डालते हैं और उष्मा से चलता है और अपने को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कि नहीं बदल देता? हाँ सर बिल्कुल बदल देता। तो ये जो इंजन, उष्मा इंजन की जो खोज की थी वो 1824 में सर्वप्रथम इस प्रकार के चक्कर को काम में लेते हुए सादी कार्नो ने की थी। इसलिए इस चक्कर का नाम ही क्या रख दिया, कार्नो चक्कर रख दिया। इसलिए इस चक्कर का नाम ही क्या रख दिया, कार्नो चक्कर रख दिया। हाँ ठीक है सर, समझ गए। अब मैं कार्नो चक्कर की कुछ विशेष बातें बता देता हूं या उष्मा इंजन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें बता देता हूं, उनको ध्यान में सुनिए आप।
सबसे पहले तो इस प्रकार के प्रक्रम को संपन्न करने के लिए एक सिलेंडर लिया जाता। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का अगर कोई प्रक्रम अगर अपने को करवाना है, इस प्रकार का चक्कर अगर अपने को करवाना है, इस प्रकार से कोई काम करवाना है, तो इसके लिए अपने को एक सिलेंडर लिया जाना पड़ेगा। और वो सिलेंडर की खासियत ये होगी कि एक तो भारहीन होगा और एक घर्षण रहित होगा। यानी एक तो भारहीन होगा, भार नहीं होगा, और दूसरा है घर्षण रहित होगा, यानी उसमें घर्षण बल काम नहीं करना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, घर्षण रहित होना चाहिए। दो विशेषताएं होनी चाहिए उस सिलेंडर की। पहली बात तो एक सिलेंडर लेंगे और उस सिलेंडर की विशेषताएं होनी चाहिए कि भारहीन होना चाहिए और घर्षण रहित होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए आप, तो आगे बताइए। अब उसके बाद में उस सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस लेते हैं। अरे भैया, आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस, अरे सर क्या बता रहे हो आप? छोटी सी बात है, वह गैस जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी समीकरण का पालन करती है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी समीकरण का पालन करती है, जहां पे पी क्या होता है? प्रेशर गैस का, वी आयतन, एन मोलों की संख्या, आर संपीड़ितता गुणांक और टी तापमान होता है। वह गैस जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी समीकरण का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी होती है, समस्त ताप व समस्त दाब पर, समस्त ताप व समस्त दाब पर इस समीकरण का पालन करना चाहिए, वो गैस आदर्श गैस कहलाती है। अब आदर्श गैस लेते हैं जो तंत्र है। हाँ, ये है ना बात, जो तंत्र। अरे तंत्र कैसे होगा? क्या होता है तंत्र? अरे पहले ही पढ़ा है हमने, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में पढ़ा है। तंत्र क्या होता? तंत्र वह चीज है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जिस भी चीज का, जिस भी पदार्थ का, जिस भी द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी पदार्थ है, जिस पदार्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं वो तो हमारा तंत्र है। उसके अलावा पूरा ब्रह्मांड जो बच गया वो हमारा पारिपार्श्विक होता है। तो ये जो 1 मोल गैस ली ना आदर्श गैस इस सिलेंडर में, वो हमारा क्या है? सिस्टम है, निकाय है, तंत्र है। अब इसके बारे में बात करें तो कार्नोट चक्कर 2 उष्मा कुंडों के मध्य कार्य करता, 2 उष्मा कुंडों के मध्य कार्य करता, यानी कि 2 उष्मा कुंड होंगे, उनके बीच में कार्नोट चक्कर काम करेगा। अब ये उष्मा कुंड क्या क्या बीमारी आ गई है? अरे कल ही तो बताया था, देखो लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा है चैनल पे। उष्मा कुंड क्या होते हैं? उष्मा कुंड ऐसा तंत्र होता है जिसका ताप पूरे तंत्र में समान होता है। एक ऐसा तंत्र जिसका तापमान पूरे तंत्र में हर जगह पर एक समान होता है, उस तंत्र को उष्मा कुंड कहते हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि थोड़ी बहुत उष्मा उस तंत्र की ओर प्रवाहित कर दे या थोड़ी बहुत उष्मा उस तंत्र में निकाल दे तो भी उस तंत्र के तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे तंत्र को उष्मा कुंड कहा जाता है। ऐसे 2 उष्मा कुंडों के बीच में काम करता है, कौन करता है? कार्नोट चक्कर। ये जो कार्नोट चक्कर है, ये ऐसे 2 उष्मा कुंडों के बीच में काम करता है, जिन उष्मा कुंडों का ताप क्रमशः T1 और T2 होता है। T1 व T2 उनका ताप होता है। अब उसके बाद में बात करें तो ये जो चक्कर होता है कुल 4 उत्क्रमणीय प्रक्रमों में संपन्न होता है। यानी जैसे ही ये चक्कर काम करना शुरू करेगा तो टोटल 4 प्रोसेस होगी, चारों की चारों उत्क्रमणीय होगी। उन चारों प्रोसेसों के खत्म होने के बाद में एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। वो 4 कौन कौन सी होगी? वो 4 होगी, एक तो सबसे पहले अपने बात करें तो समतापीय प्रसार। सबसे पहले गैस का क्या होगा? प्रसार। कौन सा? समतापीय, यानी समान ताप पे प्रसार। दूसरा कौन सा? रुद्रोष्म प्रसार। फिर कौन क्या होगा? फिर संपीड़न होगा। अरे प्रसार तो हो गया, अब संपीड़न कर दो वापिस। गैस को फैला तो दिया, अब इकट्ठी तो कर लो। समतापीय संपीड़न और फिर रुद्रोष्म संपीड़न। ये 4 प्रकार की प्रोसेस होगी, चारों की चारों उत्क्रमणीय प्रोसेस है। ये चारों प्रोसेस होने के बाद में कार्नोट चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं समतापीय प्रसार से। इन चारों को पढ़ने के बाद हमारा कार्नोट चक्कर का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्नोट चक्कर की दक्षता। तो देखिए अपने समतापीय प्रसार को देख रहे थे कि समतापीय प्रसार, रुद्रोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न और रुद्रोष्म संपीड़न, इन 4 उत्क्रमणीय प्रक्रमों के माध्यम से कार्नोट चक्कर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा समतापीय प्रसार की। तो समतापीय प्रसार की बात करने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, वो देखिए आप। समझाना मैं ये चाहता हूं कि हमने ये पढ़ा था कि एक कार्नोट चक्कर जो होता है ना, वो काम करता है 2 उष्मा कुंडों के बीच में, और उन उष्मा कुंडों का ताप क्या होता है? क्रमशः T1 और T2 होता है।
तो ये दो उष्मा कुंड है मेरे पास T1 और T2, और जिनका ताप है, इन उष्मा कुंडों के बीच में ये सिलेंडर काम कर रहा है, पिस्टन की तरह काम कर रहा है, पिस्टन की तरह काम करता है। और सिलेंडर में क्या भरा जाता है? सिलेंडर में गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? आदर्श गैस। और यहाँ पे अपने को पता है कि कोई गैस के लिए मैं लिख सकता हूं कि उसका दाब P है, उसका आयतन V है और उसका ताप क्या है? T है। अब नोट करना मेरी बात को। अब नोट करने वाली बात यह है कि समतापीय प्रसार, नाम पे गौर करो, समतापीय यानी ताप समान रहेगा, पूरे के पूरे प्रक्रम में ताप समान रहेगा। ताप समान रहेगा यानी ताप तो T रहेगा, बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि पहले स्टेप में ये पिस्टन को उष्मा कुंड फर्स्ट के साथ जोड़ दिया जाता, उष्मा कुंड फर्स्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उस समय उस गैस का ताप तो क्या है? T1 है, दाब हो जाएगा P1 और आयतन है V1। दाब P1 है, आयतन V1 है और ताप क्या है? T1 है। ताप को तो स्थिर रखना, ताप को स्थिर रखते हुए अगर पिस्टन अब कोई कार्य करेगा तो वो कार्य क्या होगा? वो कार्य होगा W1। कार्य क्या होगा? W1। और इस प्रकरण में इस पिस्टन को दी गई उष्मा होगी, वो उष्मा होगी Q1। समझ गए मेरी बात को? उस पिस्टन के द्वारा या सिलेंडर के द्वारा ग्रहण की गई जो उष्मा होगी, वो उष्मा तो होगी Q1। जिसके द्वारा उष्मा ग्रहण करने पर जो कार्य किया जाएगा वो कार्य होगा W1। और इस गैस का जो दाब है वो P1 है, आयतन जो है वो V1 है और ताप T1 है। लेकिन यहां पे ये क्या होगा कि V1 आयतन से आयतन V2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये उष्मा कुंड के साथ जुड़ेगा तो इसके गैस का क्या होगा? उष्मा पाते ही प्रसार होगा। अरे हाँ सर, बिल्कुल। तो V1 से आयतन क्या हो जाएगा? अरे प्रसार का मतलब क्या हुआ? आयतन में वृद्धि होगी, तो आयतन V1 से क्या हो जाएगा? आयतन V1 से V2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए समतापीय प्रसार, अब समझते हैं समतापीय प्रसार को। क्या है समतापीय प्रसार? ताप स्थिर रहता है, यानी उस सिस्टम का ताप स्थिर रहेगा, और ताप स्थिर रहता है ना, तो उस तंत्र की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। अगर मैं आंतरिक ऊर्जा की बात करूं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, तो हर एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा होती है। अरे आंतरिक ऊर्जा तो होती है, अगर मनुष्य की बात कर लूं मैं, एक इंसान की बात करते हैं, तो अपनी एनर्जी नहीं होती क्या? खुद के अंदर कुछ ताकत नहीं होती क्या? अरे हमारी आंतरिक ऊर्जा तो होती है भाई। जैसे कि एक बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा अगर 2 केजी बाहर उठा रहा है, वहीं पर अगर अपनी उस बच्चे की एज जब 10 साल हो जाएगी तो वो 15-20 केजी बाहर उठा लेगा। वहीं वो 10 साल का बच्चा अगर 20 साल का हो जाएगा तो जवानी में वो 70-80 केजी तक बाहर उठा सकता है। वो उसकी आंतरिक ऊर्जा है, उसकी इंटरनल एनर्जी है। इसी प्रकार हर एक पदार्थ की खुद की एनर्जी होती है, उसको आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, ये अवस्था पे निर्भर करती है पदार्थ की, तो इसलिए इसको अवस्था फलन कहते हैं। डेल इसी लिखा जाता है इसको, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। डेल ई 0 होगी। क्यों? क्योंकि ताप तो स्थिर है, ताप बदल नहीं रहा तो ऊर्जा बदलेगी नहीं। वैसे जितनी ऊर्जा है वो 0 होगी, ऊर्जा होगी नहीं, ताप ही नहीं है उसके पास, तो ताप को कांस्टेंट कर दिया गया है, तो उस तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो 0 होगी। अब तंत्र की अगर आंतरिक ऊर्जा 0 होगी, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि सर उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा का सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जिसका मैथमेटिकल रूप कुछ इस प्रकार से होता है कि डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहां पे डेल ई ऊर्जा में परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा, क्यू उष्मा और डब्ल्यू क्या होता है? कार्य। डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है ये। लेकिन अगर इसी नियम को यहां पे अगर लागू करें तो यहां पे Q1 माइनस W1 इसलिए लिया है क्योंकि उष्मा कुंड फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अपना जो तंत्र है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? उष्मा कुंड फर्स्ट के साथ, जिसका ताप T1 है। वहां पर उसका जो उष्मा प्राप्त कर रहा है वो Q1 कर रहा है और कार्य कर रहा है W1। तो यहां से अपने लिख देंगे कि डेल इज इक्वल टू Q1 माइनस W1। वहीं पर अगर डेल ई का मान अपने को पता है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करते ही अपने पास आ जाएगा कि Q1 इज इक्वल टू W1, यानी कि जितनी उष्मा दी जाएगी वह तंत्र उतना ही कार्य कर देगा।
Q1 इज इक्वल्स टू W1। लेकिन स्थिर ताप T पर गैस का प्रसार V1 से V2 करने पर किया गया कार्य है। अब इस वाले समीकरण में जो ये W1 है ना कार्य है, वो कार्य कितना होगा? वो कार्य होगा RT log V2 अपॉन V1, RT ln V2 अपॉन V1, जहां पर V2 और V1 क्या है? V2 तो है गैस का आयतन प्रसार के पश्चात, और V1 है प्रसार से पहले का। W1 की वैल्यू अपने पास ये आ गई, RT1 log V2 अपॉन V1। इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, Q1 इज इक्वल्स टू RT1 ln V2 अपॉन V1। अतः हम कह सकते हैं कि समतापीय प्रसार में किसी भी तंत्र को दी गई उष्मा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। यानी समतापीय प्रसार में दी गई उष्मा या ग्रहण की गई उष्मा कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य की क्या होती है? बराबर होती है। इसको बोलते हैं समतापीय प्रसार। ये कार्नोट चक्र का पहला काम होता है, पहला प्रक्रम होता है, पहला उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब अगर मैं बात करूं रुद्रोष्म प्रसार की, तो रुद्रोष्म प्रसार के अंदर चलिए, अब रुद्रोष्म प्रसार में क्या होता है? यहाँ पे ताप को स्थिर नहीं रखना, ताप को कांस्टेंट नहीं रखना, तो फिर क्या करना है? तो देखिए मैं बताता हूं आपको। इस स्थिति में तंत्र न तो उष्मा ग्रहण कर सकता और न ही उष्मा त्याग सकता। ऐसी स्थिति होती है, उसको रुद्रोष्म स्थिति कहते हैं, कि उस समय तंत्र ना तो उष्मा ग्रहण कर सकता और तंत्र न ही अपनी उष्मा त्याग सकता। उसकी उष्मा जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी अपने कह सकते हैं कि Q2 जीरो होगा। क्या होगा? Q2 जीरो होगा। क्योंकि Q2 जीरो कैसे होगा? अरे Q2 जीरो इसलिए होगा क्योंकि वो उष्मा ग्रहण नहीं कर रहा, उष्मा को ग्रहण कर ही नहीं रहा, तो Q2 कहां से हो जाएगा? जो Q1 थी वो Q1 की Q1 ही रहेगी। उसकी उष्मा ग्रहण कर ही नहीं सकता, ना वो त्याग सकता, तो जितनी उष्मा Q1 थी वो Q1 की Q1 ही रह जाएगी उस तंत्र की। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है कि पहले तो इस सिलेंडर को उष्मा कुंड के साथ जोड़ा गया था। अब इसको ना तो उष्मा कुंड 1 के साथ जोड़ा जा रहा है, ना ही उष्मा कुंड 2 के साथ। अब ये बीच की स्थिति है, और इस बीच की स्थिति में सिलेंडर में जो गैस है भरी हुई, उस गैस का आयतन V2 से V3 में परिवर्तित करने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ज्ञात करना है अपने को, समझ गए? लेकिन अब यहां पे एक चीज है कि ना तो उष्मा ग्रहण कर सकता और ना ही उष्मा को त्याग सकता, तो फिर तो एक चीज तो होगी, कोई ना कोई कार्य तो करेगा। अरे मतलब मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे भी प्रसार होगा। अब यहां तक अपने पढ़ चुके थे कि V1 से V2 तक प्रसार हो गया गैस का, आयतन V2 हो चुका। मैं कह रहा हूं कि इस वाले में V2 से V3 तक प्रसार हो जाएगा गैस का, यानी आयतन जो V2 था गैस का वो V3 आयतन हो जाएगा। तो इस समय कुछ तो होना चाहिए, कार्य करेगा, तो कुछ तो कमी या कुछ तो वृद्धि होनी चाहिए। तो वृद्धि यहां पे क्या, उष्मा में तो हो ही नहीं सकती, तो क्या होगा? तो यहां पे ताप जो था वो T1 से घट जाएगा, T1 से घट करके ताप T2 हो जाएगा, ताप में कमी आ जाएगी। तो अपने यहां पे लिख देंगे कि Q2 तो जीरो है, और हम जानते हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम से कि डेल इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू होता, और इसके लिए अपने क्या लिख देंगे? Q2 माइनस W2। अब Q2 तो जीरो है तो इसको जीरो लिख दीजिए, यानी डेल ई ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन माइनस W2, यानी किए गए कार्य के बराबर होगा, लेकिन उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि एनर्जी में कमी होगी, ऊर्जा में कमी होगी, इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि ताप घट रहा है, ताप T1 से T2 हो रहा है, ताप में कमी आ रही है। अब यहां से अपने क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल इज किसके होता है? CV dt, जहां पे CV क्या है? उष्माधारिता। अरे CV क्या है भैया? CV उष्माधारिता है, कांस्टेंट आयतन पर उष्माधारिता किसकी? तंत्र की। परिभाषित करेंगे तो किसी भी तंत्र की उष्माधारिता को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तंत्र की उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। किसी भी तंत्र की उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है
जो उस तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, उसको हम ऊष्माधारिता कहते हैं। Cv का मतलब है यहाँ पे आयतन कांस्टेंट है। और dt क्या होता है? ताप में परिवर्तन, ताप में होने वाला क्षणिक परिवर्तन, जिसको हम dt से लिखते हैं। समझ गए? डेल इज इक्वल्स टू किसके होता है? डेल इज इक्वल्स टू होता है Cv dt के। तो यहां पर इस वाले समीकरण में अगर डेल ए की जगह Cv dt लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये नेगेटिव चार्ज है, इधर आ सकता है, तो W2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस Cv dt के। अब मेरे को एक बात बताइए कि dt क्या है? ताप में परिवर्तन। और ताप में परिवर्तन कितना हो रहा? ताप में परिवर्तन हो रहा है कि सर T2 माइनस T1। अरे T1 से T2 तक तो जा रहा, T2 माइनस T1, ताप में सिर्फ इतना ही परिवर्तन हो रहा, तो इसको लिख देंगे T2 माइनस T1। लेकिन इसके सामने क्या है? नेगेटिव चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। अब इस माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो अंदर वाले चिन्ह पलट जाएंगे, T1 आगे आ जाएगा, T2 पीछे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है रुद्रोष्म प्रसार में किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होता है? Cv T1 माइनस T2 के बराबर होता है। यानी किसके ऊपर निर्भर करता है? निर्भर करता है तापमान पे हुई कमी के। यानी रुद्रोष्म प्रसार में किया गया कार्य W2 वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो ताप में हुई कमी के ऊपर निर्भर करता है। ये है अपना रुद्रोष्म प्रसार। इसके बाद में दो और बच गए, रुद्रोष्म संपीड़न और समतापीय संपीड़न। वो करने के बाद में अपना पूरा का पूरा कार्नोट चक्कर खत्म हो जाएगा। अब तक सिर्फ कार्नोट चक्कर में दो ही प्रोसेस हुई है। कोई तंत्र में कार्नोट चक्कर शुरू किया, उस तंत्र में कार्नोट चक्कर शुरू करते सबसे पहले था रुद्रोष्म प्रसार, वो हो चुका, वो समतापीय प्रसार, बाय बैक समतापीय प्रसार होता है सबसे पहले, वो हो चुका है। उसके बाद में रुद्रोष्म प्रसार हो गया। अब रुद्रोष्म प्रसार होने के बाद में यहां तक अपने इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि आयतन तो V3 है, ताप T2 है और प्रेशर जो है वो P2 है। यहां तक पहुंच चुके हैं अपने। अब इसके बाद में समतापीय संपीड़न होगा। वो जो गैस प्रसारित हुई थी वो जैसे ही ऊष्माकुंड सेकंड के साथ ये सिलेंडर जुड़ेगा ना, वो गैस वापस संपीड़ित होगी। वो किस प्रकार से होगी, चलो आइए देखते हैं। चीजें बची है, संपीड़न कौन सा? समतापीय और रुद्रोष्म संपीड़न। जैसे कि अपने प्रक्रम में पढ़ रहे थे कि दो उष्मा कुंडों के बीच में वो सिलेंडर कार्य कर रहा था। पहले उसको उष्मा कुंड 1 के साथ जोड़ा, उसके बाद में उसको बीच की स्थिति में लेके आए, और अब तीसरे प्रक्रम में क्या होगा कि वो पिस्टन की तरह काम कर रहा है। सिलेंडर पहले ऊपर गया, फिर बीच की स्थिति में आप वापस नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो किसके साथ जुड़ेगा? उष्मा कुंड सेकंड के साथ। और उष्मा कुंड सेकंड का ताप क्या है? T2 है। अब उष्मा कुंड सेकंड के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो जो गैस का प्रसार जो हुआ था उस सिलेंडर में, वो प्रसार अब किस में बदलेगा? संपीड़न में बदलेगा। यानी वो प्रसार जो हुआ था वो प्रसार कम होगा और संपीड़न होगा गैस का। तो गैस का संपीड़न जैसे ही इस स्थिति में होगा तो पहली बात तो ये समतापीय संपीड़न यानी ताप इस स्थिति में समान रहेगा। ताप समान रहेगा तो तंत्र की इंटरनल एनर्जी 0 होती है, यानी डेल ई का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब अगर आयतन V3 था उस समय, तो अब संपीड़न होगा तो आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटने के बाद आयतन V4 हो जाएगा, और दाब उस समय V4 आयतन है तो P4 दाब होगा। अब यहां पे अगर अपने बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार हम पता है कि डेल ई जो होता है, डेल ई इज इक्वल्स टू होता है Q माइनस W के ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। यहां पर अगर इसके लिए बात करें तो ये अपना तीसरा उत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है। यहाँ पे उष्मा की मात्रा Q3 है और किया गया कार्य W3 है, तो Q3 माइनस W3। डेल 0 है तो यहां से Q3 किसके बराबर आ जाएगा? W3 के। यानी तंत्र के द्वारा उष्मा ग्रहण की गई है वो कार्य के बराबर होगी किए गए कार्य के। यानी कि यहां से W3 का मान निकालो, और W3 का मान कैसे निकलेगा भाई? वही तरीका पहले वाला, RT ln V4 अपॉन V3। लेकिन पहले तो प्रसार हो रहा था तो कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब जो कार्य है उसका मान ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि अब संपीड़न हो रहा, संपीड़न कर रहे हैं तो जो पहले कार्य किया गया था उसके ऑपोजिट, यानी ये सौता प्रक्रम होगा, और उसकी समय इसमें जो कार्य किया गया कार्य है उसका मान ऋणात्मक आएगा। मान उतना ही आएगा लेकिन आएगा ऋणात्मक। यानी Q3 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस RT ln V4 अपॉन V3। V4 क्या है? जो घटकर आयतन होगा, और V3 क्या है? जो आयतन V3 अपना था प्रसार होने के बाद, रुद्रोष्म प्रसार होने के बाद। तो ये अपने पास आ गया Q3 का मान। अब यहां तक 3 प्रक्रम हो चुके हैं। अब चौथा प्रक्रम होगा, और चौथा प्रक्रम होते ही
जहां पर अपना तंत्र था वहां पर वही मूल अवस्था वापस आ जाएगी। यही तो कार्नो चक्कर है कि 4 उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं और वापस वही स्थिति आ जाती है। तो अब स्थिति होगी रुद्रोष्म संपीड़न की। इस समय वापस उष्मा कुंड 2 की साइड से हट जाएगा और वो सिलेंडर बीच में आ जाएगा दो उष्मा कुंडों के, और इस समय इस स्थिति में चक्कर अपने मूल रूप में आ जाएगा। मूल रूप यानी जहां से शुरू किया था, अगर मूल रूप में आ जाएगा तो अपने को पता ही है वही जो रुद्रोष्म प्रसार में कर रहे थे वही संपीड़न में कर दो। डेल इज इक्वल्स टू Q4 माइनस W4, डेल इज इक्वल्स टू माइनस W4। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में उष्मा जीरो हो जाएगी। क्यों उष्मा जीरो कैसे हो जाएगी? वही अपने को पता है स्थिति क्या है, रुद्रोष्म स्थिति है। ताप घट करके क्या हो जाएगा? ताप घट करके T1। क्यों भाई T1 कैसे? अरे ताप T1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि मूल अवस्था में आ जाएगा, वापस अवस्था सेम आ जाएगी जो पहले थी। और पहली अवस्था में ताप क्या था? ताप T1 था। W4 किसके बराबर आ जाएगा? डेल ई। डेल ई हम जानते हैं कि सर डेल ई किसके बराबर होता है? अभी आपने बताया था डेल ई होता है CV dt, जहां पे CV उष्माधारी था तो CV dt माइनस CV dt। अब इसको वही कर दो। dt क्या है? ताप में होने वाला परिवर्तन T1 माइनस T2। अब यहाँ पे ये ध्यान रख लेना T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2। क्यों? क्योंकि पहला ताप क्या था? T1 जो मूल स्थिति में था। अब इसके बाद में अब ये बताओ कि पूरे चक्कर में किया गया कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य होगा W1 W2 W3 W4, चारों को जोड़ दीजिए तो टोटल कार्य हो जाएगा इस चक्कर में चारों प्रक्रमों के द्वारा जो टोटल कार्य किया गया है वो WCV। CY इसलिए लिखा है कि पूरे साइकिल का कार्य, पूरे चक्कर में किया गया कार्य, उस तंत्र के द्वारा किया गया कार्य ये हो जाएगा। जैसे इनको जोड़ोगे ये CV T1 माइनस T2 और इधर देखो माइनस CV T1 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल जो कार्य आएगा वो WCY यानी W साइकिल यानी कि पूरे चक्कर में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य तो अपने ने ज्ञात कर लिया, तो एक चीज और ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या? वो है उष्मा। अरे इस पूरे चक्कर में उष्मा में परिवर्तन कितना हुआ उसको हम लिख देते हैं QCY से, यानी इस साइकिल में पूरा का पूरा उष्मा परिवर्तन वो हुआ है Q1 से Q3, यानी पहले Q1 थी और अंतिम Q3 है, यानी इन दो Q1 में से Q3 घटा देंगे तो टोटल उष्मा का मान आ जाएगा। और इन दोनों को जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो अपने पास ये मान आ जाता, ये टोटल उष्मा और इस पूरे के पूरे चक्कर में टोटल कार्य अपने पास आ चुका। ये होता है अपना कार्नो इंजन। इस प्रकार से कार्नो चक्कर, इस प्रकार से कार्नो चक्कर काम करता। अब इसके बाद में हम देखेंगे कार्नो इंजन की दक्षता। ये एक इंजन की तरह काम कर रहा है। इंजन इसी प्रकार काम करता है, एक पिस्टन काम करता है जो पहले एक ताप पे उष्मा कुंड होता है उसको टक्कर खाता है, फिर वापस उस स्थिति में आ जाता है, फिर नीचे T2 से टकराता है, फिर वापस उसी स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार से एक इंजन में काम होता है, पिस्टन लगातार काम करते रहते हैं। अब ये कार्नो चक्कर अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक अपना यहीं पे खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर से कम का नहीं मिलेगा, 7 नंबर का आएगा। कार्नो चक्कर को समझाइए व इसकी दक्षता के बारे में भी लिखिए। तो दक्षता अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कार्नो चक्कर पूछेंगे, कार्नो चक्कर को समझाओ, तो वहां से लेकर के पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी, फिर इन चारों पर चार जो अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम है इन चारों प्रक्रमों को दर्शा करके इस W साइकिल का कुल मान निकाल दोगे, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, वहां पर जाकर के आप थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट भी पढ़ सकते हो और उसी प्लेलिस्ट में मैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की क्लास भी ऐड कर रहा हूं। तो वहां से पूरा का पूरा जो आप पीछे नहीं पढ़ा है, अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास में जुड़ रहे हो तो उन क्लासों को भी आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं कल कार्नो इंजन की दक्षता के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।